नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है सुपरिचित कवित्री सुश्री निवेदिता चक्रवर्ती को। आइए सबसे पहले आज हम इस मंच पर हमारे अतिथि को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उसके बाद फिर विधिवत रूप से हमारा आज का ये कार्यक्रम आरंभ होगा। सुश्री निवेदिता चक्रवर्ती, नमस्कार निवेदिता जी, नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी। आपका स्वागत है इस मंच पर। अब देखिए, इस बीच में हमारे मित्र अब देखने शुरू कर दिए हैं, अब जुड़ने शुरू होंगे थोड़ी देर में और जी हम बातचीत करेंगे। आज हम मुख्य रूप से आपकी कविताएं सुनेंगे और साथ में हम आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, साहित्यिक गतिविधियां हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अब देखिए, युवराज शर्मा जी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए, निमी रैना जी हमारे साथ जुड़ गए बहुत और मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और मैं जो हमारे साथ युवराज जी और निमी रैना जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा हूं। तो अच्छा, जी ये बहुत सारे। बताइए निवेदिता जी, जी सबसे पहले सरोजनी कौशिक जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आप उनको जानते हैं तो जी बहुत नमस्कार। अच्छा। मैं भी उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ इस मंच पर। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम निवेदिता चक्रवर्ती जी से उनकी कविताएं सुनेंगे, बहुत सारी कविताएं सुनेंगे और साथ में उनकी साहित्यिक यात्रा जो है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और उनके जो अति कार्यकलाप हैं और अन्य गतिविधियां हैं उसके बारे में भी हम जानने यहाँ पर इस मंच पर। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? अब बचपन के उन दिनों को याद करिए। जीवन यात्रा तो मेरा जन्म जबलपुर का है, मध्य प्रदेश का। और उसके बाद इलाहाबाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ। और फिर क्लास 3 से लेके कक्षा 3 से लेके मेरी शादी तक, मेरी 20 साल की आयु तक मैं हरिद्वार में पली बड़ी। तो और फिर उसके बाद 20 साल से लेकर के आज इतने साल तक, मतलब कुछ 33-34 साल से मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में हूँ। पहले दिल्ली में रहते थे, पश्चिम बिहार में, और अभी गुड़गांव में रहते हैं। तो ये जीवन यात्रा मेरे पिताजी से शुरू करती हूँ अपनी जीवन यात्रा। मेरे पिताजी का जन्म लखनऊ में था। तो मूलतः हम बंगाली हैं, लेकिन हम प्रवासी बंगाली हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का भी जन्म लखनऊ में हुआ था और उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा सारी इलाहाबाद में हुई थी। तो महादेवी वर्मा जैसे गुरु रहे मेरे पिताजी के। तो उनके सानिध्य में इतने काफी जितने नामी लेखकों को हम लोग जानते हैं, उनके सानिध्य में वो पले बढ़े। तो उनकी भी हिंदी बहुत साफ थी और वो भी कविताएं लिखते थे। तो उनसे ही आनुवंशिकी के रूप में आप कह सकते हैं कि मुझे कविताओं का जो मिला, तो उनसे ही मिला, मेरे पिताजी से। और यही है जीवन यात्रा। तो शिक्षा दीक्षा मैंने बीएससी बायो किया, वहां तक मैंने शिक्षा ली। उसके बाद मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करी है 15 साल, दिल्ली में। और उसके बाद 12 साल मैंने बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करी है। लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेलिंग। तो अब ईश्वर की दया से काफी बड़े बड़े पदों में भी काम किया है। और जब मैंने बजाज अलियांज 2019 में छोड़ा, तो मैं अपने जो विभाग की हेड ट्रेनिंग थी, नेशनल हेड ट्रेनिंग, उस पोस्ट पे मैंने छोड़ा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ साहित्य के लिए काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि साहित्य जीवन में छूट ही जाए। और तो इसलिए फिर साहित्य में काम करना शुरू किया। बहुत जी बढ़िया, बहुत अच्छा है। अब इस बीच में अशोक मिश्री जी, आशमा कौल जी, पूनम शर्मा जी, प्रेमदा पांडे जी, ये मित्र हमारे साथ अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे मित्र आएंगे अभी। अभी कार्यक्रम बहुत हमारा शुरू हुआ है। तो मैं अपने जो मित्र आपके बारे में और जानना चाहेंगे, मैं उनको ये बताना चाहूँगा। आज हमारी अतिथि हैं निवेदिता चक्रवर्ती, सुपरिचित कवित्री, और साथ में इनकी और भी कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि आपका एक काव्य संग्रह बहुत ही चर्चित रहा है,
मेरे हिस्से का नूर। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और उस पुस्तक में से आपकी कुछ कविताएं भी सुनेंगे। और इसके अतिरिक्त आपका कथा संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, दूरवा। ये दूरवा क्यों आपने इसका शीर्षक रखा है, क्या कारण है, और कितनी कहानियां इसमें हैं, किस तरह के, क्योंकि मेरे पास ये पुस्तक कभी पहुंची नहीं, इस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, आपसे ही सुनना चाहेंगे। और साथ में सबसे बड़ा काम जो आपका पिछले 2-3 सालों में रहा है वो है सोशल मीडिया पर। आप भी बहुत ही सक्रिय रही। आपने बहुत सारे जो व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं या अन्य क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं, उनको आपने अपने पटल पर आमंत्रित किया, उनके साथ आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए और उसके अतिरिक्त भी आपने कुछ प्रयोग भी किए। आपने दंपति, कुछ विशेष दंपतियों को आमंत्रित करके उनके साथ कार्यक्रम किए हैं। तो बहुत अच्छा है। पिलकेंद्र अरोड़ा जी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़ गए। तो कह रहे हैं अमेरिका में सुन रहा हूँ। अब देखिए साहब जी अमेरिका पहुंच गए हैं, हम तो भारत में बैठकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया की तो यही विशेषता है, आप यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहां पर लोग हमारे मित्र जुड़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आपका जो विशेष कार्य रहा है निवेदिता जी, युगानुगूंज की स्थापना आपने की है। अभी तो आप संस्थापक हैं उसकी, और साथ में आप अब एक विशेष पद जो आपने उसके लिए रखा है, आप उसकी डायरेक्टर भी हैं। और इसके अतिरिक्त आपने एक और महत्वपूर्ण कार्य ये किया है कि आपके इस युगानुगूंज के माध्यम से जो बहुत सारे जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी पुस्तकों का प्रकाशन आपने एक योजना के तहत शुरू किया है। वो योजना क्या है आपसे ही जानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और इसके अतिरिक्त आकाशवाणी से भी आपके प्रसारण कार्यक्रमों का प्रसारण हो चुका है। तो इसलिए कई विशेषताएं आपकी हैं। और मित्रों को ये भी बताना चाहूँगा कि निवेदिता चक्रवर्ती नाम से उनका एक पेज भी है जिसमें अब तक लगभग 33,000 फॉलोवर्स हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि है आपकी। अब इसके अतिरिक्त क्या कहूँ मैं, बाकी तो आपसे जानेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज की वार्ता हम बातचीत बहुत ही एक अनौपचारिक रूप में रखेंगे। ज़्यादा इसको हम टेक्निकल बनाएंगे, न बहुत ही वो ज़्यादा भारी भरकम बनाएंगे। तो क्यों ना आप सबसे पहले एक अच्छी सी कविता सुनाएं हमें। यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि कविता के बहाने आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ आप इस कविता के बहाने में आपकी कविताएं भी सुनेंगे। जी, कुछ कोई कविता सुनाइए, कविता। जी जी। तो मैं थोड़े से श्रोताओं के जुड़ने का की प्रतीक्षा कर रही थी, और मैं सबसे पहले डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर बुलाया। और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर जो जितनी ऊर्जा है और जितना उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, और कार्यक्रम को करने से पहले वो जो जिस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से जो प्रतिभागी आने वाले हैं उसको समझाते हैं और बताते हैं। ऐसा मैं भी कार्यक्रम कराती हूँ, तो मैं सोचती थी मैं ही करती हूँ ऐसा, बट आज डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी को भी देखकर लगा कि वो भी उतनी ही अच्छी रुचि लेकर के पूरे प्रतिभागी को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो देख करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी जो कार्यक्रम करा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप लोग सच मानिए उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक एक कार्यक्रम करा के उनको जो ये संतुष्टि हासिल होती है, इसका मूल्य केवल वो जानते हैं। और उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया, और आप ये इस तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं, और इसके लिए भी बहुत बहुत दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। स्वागत है आपका जी। ठिठुरती ओस को छूती किरण जैसे, ठिठुरती ओस को छूती किरण जैसे, कुलाचे भर रहा मन का हिरन जैसे, कुलाचे भर रहा मन का हिरन जैसे, तमस को ओक में भर पी रहा कोई, तमस को ओक में भर पी रहा कोई, मिली है प्रीत आत्मा का वरन जैसे, मिली है प्रीत आत्मा का वरन जैसे। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक छंद प्रस्तुत है।
लहरों का ये उफान, प्राणों का मधुर गान, आत्मा ने भरी उड़ान, प्रेम के पड़ाव हैं। लहरों का ये उफान, प्राणों का मधुर गान, आत्मा ने भरी उड़ान, प्रेम के पड़ाव हैं। शब्दों की लघु नैया है, अर्थ अर्थ खेवैया है। शब्दों की लघु नैया है, अर्थ अर्थ खेवैया है। प्रीत हिलोरे दे रही, तैर रहे भाव हैं। प्रीत हिलोरे दे रही, तैर रहे भाव हैं। पीड़ा से उबार दिया, मन को बुहार दिया। पीड़ा से उबार दिया, मन को बुहार दिया। बीते को बिसार दिया, भर रहे घाव हैं। बीते को बिसार दिया, भर रहे घाव हैं। और अंतिम दो पंक्तियां इस छंद की सुनिए, ध्यान चाहूंगी। नीरव का संवाद क्या, नत का प्रतिवाद क्या। नीरव का संवाद क्या, नत का प्रतिवाद क्या। प्रेम का अनुवाद क्या, जन्मों के खिंचाव हैं। प्रेम बहुत का अनुवाद क्या, जन्मों के खिंचाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इस बीच में अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कह रहे हैं बहुत सुंदर पाठ कर रही हैं आप। प्रेमदा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संतोष रैना जी भी जुड़ गई हैं। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। और सभी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, आजकल के समय में जो इतनी व्यस्तता है, निवेदिता जी, सब अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। और चूंकि कोरोना का वो डर तो थोड़ा बहुत समाप्त तो हो गया, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस में जा रहे हैं, कार्यकलाप कर रहे हैं, त्योहारों में जा रहे हैं। इसलिए इस पटल के लिए इतना समय निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये उनका प्रेम और स्नेह है हमारे लिए, जो ये दिखाता है कि वे कितने गंभीर हैं इस मामले में। और मैं उनका आभार पुनः व्यक्त करता हूं। सुरेंद्र नारायण सराफ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, कविता के बहाने कार्यक्रम में। तो अच्छा, ये आपने तो, जो मैंने देखा है, तो आप मुख्य रूप से कविताएं ही लिखती हैं। तो ये कैसे प्रेरणा कैसे मिली आपको? परिवार में कोई ऐसी प्रेरणा थी, या आप एक तो स्वतः आता है ना कि हमें कवयित्री बनना है, हमें कविताएं करनी है? तो ये मैंने जैसे कि आपको बोला, ये हेरेडिटरी है और आनुवंशिक रूप से ही मिली है। तो मैं बता देती हूँ, बहुत बचपन में कहाँ से शुरुआत हुई। तो बहुत बचपन में जब कोई एक स्कूल की पत्रिका थी, शायद मैं क्लास 6th-7th में रही होंगी। तो उसके लिए मांगी गई कविताएं या कुछ आर्टिकल्स वगैरह, मुझे पता था मेरे पिताजी लिखते हैं। मैं पिताजी के पास गई और मैंने कहा कि आप दे दीजिए अपना एक कविता और हम छपवा लेंगे। पिताजी ने बोला कि बेटा, अगर अपनी स्कूल मैगजीन में छपवानी है तो खुद लिखनी पड़ेगी। मेरी किताब कविता आप वहां नहीं छपवा सकते। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुझे खुद लिखनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगी कि नहीं, तो मैंने धीरे धीरे लिखनी शुरू करी। और जो मेरा एक कक्षा 11 में मेरी एक कविता जो है नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। और जो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई थी, तो उसकी जब उन दिनों प्रकाशित होती थी, तो अभी भी होता होगा कि पूरा एड्रेस था मेरा पते के साथ प्रकाशित हुई थी। और उस समय बहुत पत्र व्यवहार बहुत होते थे, तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लगभग मेरे पास 200-300 पत्र आए थे उस कविता पर। तो 1984 में जब सिखों का जो के साथ एक राइट्स हुआ था, और उसके बाद 1985 में जब मैं 11वीं क्लास में थी, तब मैंने एकता के ऊपर वो कविता लिखी थी। तो बहुत सारे पत्र आए थे। एक पत्र मुझे बहुत खास कर याद है। एक गणेश करके एक सैनिक थे, जो कि आसाम के बॉर्डर पे कहीं पे थे, और उन्होंने अपनी मतलब 5 पृष्ठ का उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कि उन्होंने अपनी कविताएं भी लिख करके भेजी। और तो ये जो छोटे छोटे अनुभव हैं मेरे जीवन के, वो बहुत ही, और हमारे घर में क्योंकि साहित्यिक परिवार था,
काव्य गोष्ठियों का आयोजन होता था। मेरे पिताजी खुद पारिजात संस्था है हरिद्वार के, उसके अध्यक्ष थे, उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो हमारे घर में कवि गोष्ठियां होती थी और कवि आते थे। अभी भी आज के दिन में भी अगर आपने सुना है रमेश रमन जी, ब्रिजेंद्र हर्ष जी, तो ये सब, इनके साथ हमने बड़े बचपन से कविताएं पढ़ी हैं, इनको हमने बहुत बचपन से सुना है। हम अपने पिताजी के पास बैठ जाते थे और इन लोगों की कविताएं, इनके गीत सुनते थे। इन सब की गीत, इनकी कविताएं सुन सुन करके हम बड़े बड़े हुए हैं। और उस जमाने में इतना दिखावा नहीं था साहित्य को लेकर के। कवि गोष्ठियां होती थी शनिवार इतवार, सब दरी लगा करके बैठ जाते थे और कोई इतना वो नहीं होता था कि किसी को सम्मान देना है, कुछ नहीं। सब आपस में बैठ करके कविताएं पढ़ते। तो उस माहौल में हम पले बढ़े और उसी में हमने आगे कविताएं हम लिखते चले गए, डायरियां भरते चले गए। और जितनी भी प्रतियोगिताएं हमारे विद्यालय में होती थी उसमें भाग लेते थे और उसमें पुरस्कार जीतते थे। और उसके बाद किस्मत अच्छी रही कि भारतीय जीवन बीमा निगम में भी, आपको पता है, हिंदी दिवस मनाते हैं जो और इनका एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग उसमें भाग लेते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से मेरे को भेजा जाता था और मैंने बहुत सारे प्राइजेस ला करके दिए। तो इससे मेरा काफी नाम भी हुआ था निगम में और लगातार मैं पुरस्कार जीतती रही। तो ऐसे करके नौकरी के साथ साथ साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ रही थी मेरी। साहित्यिक यात्रा भी चल रही थी। इस बीच में देखिए वाजपेयी जी तो लगातार जुड़े हैं। उनका एक कमेंट आया है, इस पटल ने खूब प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। तो मैं आप सभी अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, ये तो देखिए मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो आप मित्रों का ही मेरे साथ इतना साथ रहा, आपने इतना सहयोग किया, आप मेरे 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 को इस तरह से मेरे साथ अपने मन के साथ जोड़ते रहे। तो वही तो उपलब्धि है। इसीलिए तो ये पटेल आप जैसे जो मित्र हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके कारण ही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सुरेंद्रनाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि निवेदिता चक्रवर्ती जी ने बहुत सुंदर छंद पाठ अपने कंठ स्वरों के साथ किया, अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा है। और पूनम शर्मा आपके मित्र हैं, लगातार जुड़ी है, तो कह रहे हैं कि यार उन्होंने भी ये कहा कि मैंने भी उनके घर में कवि गोष्ठी में हिस्सा लिया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बातचीत तो जारी रहेगी। आप और एक दो कविताएं सुनाइए अपनी, जो आपकी इच्छा है। जी जरूर। एक अभी दीपावली गई है और एक कविता सुनाना चाहती हूँ, थोड़ी सी सुनिए। प्रतीकात्मक कविता है। उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। क्या बात। उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। गतिमान की गति को कहो भला रोकेगा कौन, गतिमान की गति को कहो भला रोकेगा कौन, मुक्त वाक्य में यति यहाँ भला लगाएगा कौन, मुक्त वाक्य में यति यहाँ भला लगाएगा कौन। पोखर से निकल अब नदी सी मचल लचक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। वाह वाह। और जैसे कि एक जो स्त्रियों को बहुत सारे विशेषणों में आंका जाता है, तो सुनिए। कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी, बनी हो कभी देवी तो कभी मातृ रूप सी। कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी, बनी हो कभी देवी तो कभी मातृ रूप सी। छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी, छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी। उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। आगे अगला बंद है कि पैरों में पायल थी या समाज की बेड़ियां, खत्म हुए संवाद सभी, खत्म हुई अटखेलियां। पैरों में पायल थी या समाज की बेड़ियां, खत्म हुए संवाद सभी, खत्म हुई अटखेलियां। बिन पायल बिन घुंघरू के ताल ताल थिरक उठी, बिन पायल बिन घुंघरू के
बिन पायल बिन घुंघरू के ताल ताल थिरक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। वाह वाह वाह। धन्यवाद। और कोई पल गिर गया कहाँ मुझे कुछ पता नहीं, जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं। कोई पल गिर गया कहाँ मुझे कुछ पता नहीं, जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं। बिखरी खुशबुओं को समेत मैं फिर महक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। और जैसे कि स्त्रियों में एक एडजस्टमेंट का जो स्वभाव ईश्वर ने दिया है वो एक अलग ही है, सामंजस्य करने का। तो विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई, विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई, सीवन सी उधड़ कर फिर रफू सी मैं सिल गई, सीवन सी उधड़ कर फिर रफू सी मैं सिल गई। पहचान अपनी चमक अब नूर सी दमक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। अंतिम बंद है इसका। न पीड़ा की स्मृतियों पर न भरे हुए घाव पर फर्क नहीं पड़ता मुझे उम्र के इस पड़ाव पर, न पीड़ा की स्मृतियों पर न भरे हुए घाव पर फर्क नहीं पड़ता मुझे उम्र के इस पड़ाव पर। क्या ये कम है, क्या ये कम है कि बुझने से पहले भभक उठी, क्या ये कम है कि बुझने से पहले भभक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा। और जो आपने प्रस्तुति की है तो वो बहुत ही प्रभावशील, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अभी कविता और सुनेंगे आपसे। पूनम शर्मा, आशमा कौल लगातार जुड़े हैं। शब्दों का उपयोग बहुत बढ़िया, ये सुरेंद्र नारायण सराफ जी बता रहे हैं। आलोक शुक्ल जी जो बहुत अच्छे नाटककार हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं और आपका काव्य पाठ सुन रहे हैं, आपसे बातचीत सुन रहे हैं, कहते हैं बहुत खूब, बहुत अच्छी प्रस्तुति है कविता की आपकी। जो आपका काव्य संग्रह है मेरे हिस्से का नूर, तो उसके बारे में बताइए, कितनी कविताएं हैं इसमें, इस संग्रह में? इस संग्रह में 145 कविताएं हैं। तो ये संग्रह मेरे सामने मैं लेकर के बैठी हूँ। तो इसके अंदर मैंने कुछ क्षणिकाएं भी लास्ट में लिखी हैं, 145 कविताएं। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं पुस्तक का दर्शन कराइए, सामने दिखाइए उसका पहले। 40-45 क्षणिकाएं भी हैं, ये है मेरे हिस्से के नोट। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा गेटअप है, बहुत बढ़िया। जी जी। तो इस किताब की एक खास बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो कवि है वो उसकी जो आत्मकथा होती है उसकी कविताएं होती हैं, क्योंकि जो कवि है वो अपना हर क्षण, अपना हर सुख दुख, हर संवेदना वो कविताओं में डालता है, हर उम्र में। इसी उद्देश्य से मैंने इसी तरीके से ये कविता की पूरी संग्रह भी निकाला। तो जैसे मेरे बचपन से लेकर के मेरे 25 साल तक की कविताएं मैंने इसमें डाली, तो उजली सुबह के नूर उसका नाम दिया। और 25 से 50 साल तक की कविताएं तपती दोपहर के नूर, ये नाम दिया। तो मैंने आयु के हिसाब से कविताएं इसमें डाली ताकि एक पाठक को एक कविता समझ में आए कि हाँ ये इस आयु की एक स्त्री ने लिखी है कविता, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ पाएगा कविता के साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्वरम उपाध्याय जी जो बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं और आजकल बहुत ही सक्रिय हैं रंगमंच के साथ, बहुत अच्छे नाटक आजकल इनके मंचन इनका कर रहे हैं। और वाजपेयी जी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनकी एक फरमाइश है, गजलें भी सुनाइए। तो अब वाजपेयी जी कह रहे हैं तो आप ना सुनाए ऐसा तो होगा नहीं, अब आप कुछ गजलें सुनाइए। वाजपेयी जी कह रहे हैं और मैं ना सुनाऊं, इतनी धृष्टता मैं कर नहीं सकती। और ऊपर से वो टाइम निकाल करके मुझे सुन भी रहे हैं, तो जरूर। रश्मि संजय जी भी हमारे साथ है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। नीलम प्रभा देवगन वो भी जुड़े हैं। जी जी जी, और बताइए। सबका बहुत धन्यवाद, जो लोग आए हैं टाइम निकाल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, गजल पेश कर रही हूँ। मतलब है, थक गए हैं सिर पटक के पत्थरों पर, अब नहीं झुकना गुमानी के दरों पर।
क्या बात थक है। गए हैं सिर पटक के पत्थरों पर, अब नहीं झुकना गुमानी के दरों पर। और इस अगला शेर सुनिए। पैर जख्मी हैं नमी झरती पलक से, क्या बात है। पैर जख्मी हैं नमी झरती पलक से, रंग भर दें अब चलो कुछ खंडरों पर, रंग भर दें अब चलो कुछ खंडरों पर। बहुत अगला अच्छा। शेर है। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। ढूंढने होंगे निशान खुद मंजिलों के, ढूंढने होंगे निशान खुद मंजिलों के, अब कहां तक हम लदेंगे रहबरों पर, अब कहां तक हम लदेंगे वाह, रहबरों पर। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और आशियां टूटा हजारों मर्तबा तो, आशियां टूटा हजारों मर्तबा तो, उड़ रहे ओढ़े ठिकाना वो परों पर, उड़ रहे ओढ़े ओढ़े ठिकाना वो परों पर। और अगला शेर है। घाव देकर, जो आजकल बहुत चालाकियां जो चल रही हैं पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया में, उस पर है कि घाव देकर कातिलों ने शातिरी से, घाव देकर कातिलों ने शातिरी से, खून अपना ही लगाया नश्तरों पर, अरे वाह, खून क्या अपना ही क्या लगाया बहुत बढ़िया, बहुत नश्तरों अच्छा। पर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जी। और दहशतों ने भर दिया अब हिम्मतों को, दहशतों ने भर दिया अब हिम्मतों को, मुस्कुराते हैं किसी के तेवरों पर, मुस्कुराते हैं किसी के तेवरों पर। और आखिरी शेर है इसका कि जिस्म पर ही हक नहीं जिस नासमझ का, वाह वाह वाह। जिस्म पर ही हक नहीं जिस नासमझ का, हक जताता ईंट गारे के घरों पर, हक जताता ईंट गारे के घरों पर, थक गए हैं सिर पटक के पत्थरों पर, अब नहीं झुकना गुमानी के दरों पर। अरे वाह, जी। उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, अन्नदा जी भी हमारे साथ जुड़ी है। जी। अक्सर हर एक प्रोग्राम में वो अब अमेरिका में पता नहीं इस समय बहुत मॉर्निंग होगा, प्रभात होगा, तो लेकिन लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिभा जैन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं आज के जी। इस कार्यक्रम में, बहुत। आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। और सुरेंद्र सराफ जी तो लगातार जुड़े हैं, नीलम प्रभा जी भी जुड़ी है, वाजपेयी जी ने का बहुत अच्छी गजल सुनाई आपने। तो आपकी और कविताएं गजलें बहुत कुछ सुननी है अभी इस कार्यक्रम में। तो आपने एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है आपका, दूरवा। जी। तो पहले ये जी। बताइए शीर्षक क्या, इसके बारे में बताइए। युवराज शर्मा जी भी जुड़े हैं हमारे साथ गुड़गांव से। जी। जी। दूरवा तो क्या। जी जी। जी। तो मूलतः मैं कविताएं लिखती हूँ, लेकिन मैंने कहानियां भी बचपन से लिखी हैं, लेकिन वो कहानियां अधूरी अधूरी छूट गई थी। उपन्यास भी लिखने शुरू किए थे कभी जब मैं किशोरावस्था युवावस्था में थी, लेकिन वो अधूरे अधूरे छूट गए। और नौकरी करने के साथ उस चीज को मैं बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कविता तो ऐसे है ना कि गाड़ी चलाते हुए ऑफिस तक जा रहे हैं तो रास्ते में कविता बन गई और जल्दी से जाकर के उसको हमने फेयर कर दिया और फिर लग गया ऑफिस के काम में। लेकिन कहानियों के साथ ऐसा नहीं होता, कहानियों के साथ एक प्लॉट होता है और आप पात्रों को जीते हैं और कहानी आपके अंदर चलती है। तो कहानी के लिए आपको पूरा का पूरा घुलना होता है कहानी के साथ। तो अब समय मिला है कहानियां लिखने का, तो कहानियां मैंने लिखनी शुरू करी असल में फिर से, जो अच्छी तरीके से लिखनी शुरू करी 2019 से ही लिखनी शुरू करी। और उसके बाद मैंने जब कहानियां लिख ली तो मेरी एक दूरवा कहानी है इसके अंदर। और मैंने जब इस किताब के बारे में लिखा था तो मैंने लिखा भी था कि दूरवा कहानी लिखते हुए मुझे उसके जो पात्र थे उनसे खुद ही बहुत प्यार हो गया। मतलब उसमें एक दूरवा करके जो एक नारी की जो मैंने रचना करी और उस पात्र को जो मैंने गढ़ा, और जो उसकी सोच और जो उसकी जो बातें और उसके खुद जो उसके इसके अंदर जो उसने बोला है, उसके जो संवाद, उन सब को लिखते हुए मैं अपने पात्र से खुद ही प्यार करने लग गई कि देखो ऐसा पात्र भी हो सकता है। हालांकि कल्पना से आया, माँ सरस्वती ने दिया कि ऐसा एक पात्र रचो। तो मैंने सोचा जब इतना मेरे को प्रभावित कर रहा है वो पात्र, तो क्यों ना किताब का नाम भी दूरवा ही रख दिया जाए। क्या बात है, बहुत तो अच्छे जी। इसलिए मैंने इस किताब का नाम दूरवा रखा। और एक और बात है, दूरवा दूरवा अगर देखा जाए तो एक स्त्री के साथ जो होता है
उसका भी एक प्रतिमान है। दूर्वा को हम पूजा में चढ़ाते हैं। दूर्वा को हम इतना स्तर देते हैं कि आशीष की थाल में अगर दूर्वा ना हो तो आशीष का थाल पूर्ण नहीं होता धान और दूर्वा के बगैर। और उसी दूर्वा को हम जब चलते हैं तो पैरों के नीचे मसलते भी हैं। तो ये जो दूर्वा है, ये स्त्री का एक प्रतीक भी है। जी। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ ये दूरवा कहानी जो है उसमें एक जी। छोटा सा एक जो आपको ठीक लगे, जहां पर आपको लगता है कि एक उपयुक्त पैरा है जो कहानी जी। से बिल्कुल जो जहां पर जो आपने कहानी के माध्यम से कहना चाहा उन पंक्तियों के माध्यम से हमारे समक्ष आ जाए। तो जो वो 4-5 पंक्तियां सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो इसमें इस कहानी में एक ऐसी जगह आती है जब वो दूर्वा दूर्वा असल में एक वैश्य की पुत्री होती है। तो मुझे इस कहानी को थोड़ा खोलना पड़ रहा है। और उस वैश्यालय में वो अपने जो साथी है उसको लेकर के जाती है। और वो तो इस एक पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ। तो उस साथी पर कैसा असर होता है वहां पर जाकर के। तो रूपायन आंखें फैलाकर सब कुछ देख रहा था। इतनी देर में दूर्वा की माँ एक गिलास में पानी और एक प्लेट में बिस्कुट लेकर आई। रूपायन ने संकोच करके एक बार कुछ भी लेने से मना किया। फिर दूर्वा की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए पानी के गिलास की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, दूर्वा ने उसे रोक दिया। नहीं रूपायन, यहाँ का पानी तुमको हजम नहीं होगा। मुझे बुरा लगेगा ये सोचकर ये पानी मत पीना। जहां तक मेरा सवाल है, इस जमीन से पवित्र जगह पूरी दुनिया में मेरे लिए नहीं है। हम जीवन में अपना जन्म स्थान नहीं चुन सकते, अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, लेकिन जन्म स्थान को माथे से लगा सकते हैं। अपनी क्या माँ बात। के पैर छूने तो आ ही सकते हैं। ये कहते हुए उसने झुककर अपनी माँ के चरण स्पर्श कर लिए। वाह वाह वाह, जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पुलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे जी। साहित्यकार व्यंग्यकार हैं और जी। आजकल बहुत खूब लिखते हैं। इनके इनके बहुत सारी रचनाएं आजकल आ रही हैं। और प्रतिभा जैन जी ने लिखा है, दूरवा का उखाड़ने वाला कुशल कहा जाता है, उखाड़ने वाला जी। कुशल कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इस बीच हमारे बीच में बहुत अच्छे कवि सतीश धर साहब भी जुड़ गए हैं। और वास्तव में आजकल मुझे लग रहा है कि बीएल आछा जी जो चेन्नई से हैं, आजकल चेन्नई में ही होंगे संभवतः। तो उन्होंने कहा, नारी की शास्त्रीय प्रतिष्ठा पूजा के रूप में, मगर व्यवहार में पूजा व्यंग्य बन जाती है। ये उन्होंने बिल्कुल। अपनी टिप्पणी दी है। और बाकी सब मित्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तो चलिए, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब फिर आपको अपनी आप एक इच्छा चीज है। बोलना चाहूंगी, जो जरूर उन्होंने जरूर आप। टिप्पणी दी है कि दूर्वा का तोड़ना कुशलता माना जाता है, तो थोड़ा काफी लोगों को पता होगा लेकिन मैं बता देती हूँ। तो जो नॉर्मल घास होती है उसको दूर्वा नहीं कहते। तो जो दूर्वा में क्या होता है, 3 घास होनी चाहिए, उसी को जी दूर्वा कहा जाता है और वो ही पूजा में चढ़ती है। जी तो जी दूर्वा को इसीलिए तोड़ना कुशलता की बात होती है कि वो जो 3 जी। घास को आइडेंटिफाई कर करके उसको तोड़ना होता है। जी। तो हमारे साथ इस बीच में डॉक्टर अनिल शर्मा जी, बहुत अच्छे गजल गायक हैं। ये आप राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब कौन सी गजल आप सुनाना चाहेंगे? गजलें तो हैं मेरे पास, सुना देती हूँ। हम्म। जी। अगर अगर अब आप इसको तरन्नुम में सुनाएं तो और अच्छा लगेगा। तरन्नुम में मैंने अभी तरन्नुम में वैसे कुछ सुनाने की कोशिश की थी। तरन्नुम में मैं इतना मतलब मुझे गजलों को थोड़ा ऐसे ही कहना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शेर को जब तक सही तरीके से पकड़ के ना रखा जाए तो वो शेर का खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जरूर। कि शेर को जै- जिस तरीके से जैसे थोड़ी, जैसे आपकी हाँ, सुविधा रहेगी निवेदिता मुझे जी, लगता है वैसे। शिद्दत के साथ शेर को ना कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्या तो बात है, इसलिए क्या मैं बात है, जरा क्या गजल बात को कहती हूँ। जी। है। जी जी। तो मतलब पेश है कि आप सुनेंगे चीखें गर्द मकानों से भी, आएगी आवाज दबे तहखानों से भी। आप सुनेंगे चीखें गर्द मकानों से भी, आएगी आवाज दबे तहखानों से भी। और अगला शेर है कि घूम रहे हैं अपने बाग बगीचे में जो, घूम रहे हैं अपने बाग बगीचे में जो,
क्या रिश्ता रखते हैं कुछ वीरानों से भी, क्या क्या बात। रिश्ता रखते हैं कुछ वीरानों से भी। और अगला शेर है कि वो जिक्र नहीं करते अपने जुल्म कभी पर, वो जिक्र नहीं करते अपने जुल्म कभी पर, बू आती खूं की भूले अफसानों से भी, बू आती खूं की भूले अफसानों से भी। और अगला शेर है, यहाँ चाहूंगी कि ना हमको देखा करिए जी अनदेखा करिए जी महफिल में, ना हमको अनदेखा करिए जी महफिल में, मिल जाता है कुछ फेंके सामानों से भी, क्या मिल बात है, वाह, जाता बहुत है बढ़िया। कुछ बहुत फेंके बढ़िया, बहुत अच्छा, सामानों बहुत से। अच्छा शेर है, बहुत बहुत बढ़िया। जी, बहुत धन्यवाद। और आखिरी है इसका शेर कि बेशक होंगे वो ताकतवर सदियों से ही, बेशक होंगे वो ताकतवर सदियों से ही, सिहरन तो मिलती होगी दीवानों से भी, सिहरन तो मिलती होगी दीवानों से भी, आप सुनेंगे चीखें गर्द मकानों से भी, आएगी आवाज दबे तहखानों से भी। जी, वाह वाह बहुत वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बीच में एक वरिष्ठ साहित्यकार दिलीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, कहते हैं बहुत कि स्वागत। वो जिक्र नहीं करते, वाह, खूब खूबसूरत, बहुत अच्छा शेर कहा आपने। अच्छा, आपको खुद क्या लग रहा है कि जो नई कविता है या गजल है या गीत है, आपको स्वयं क्या लग रहा है कि कौन सा आपको लिखने में आसानी रहती है, या जो 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 थीम होता है, जो आप विषय चुनती हैं, वो स्वयं अपना स्वरूप पकड़ती है? असल में क्या होता है कि जो गीत गजल है वो सब आपके गायन से जुड़े हैं। चाहे मैं गजल आपको गा के नहीं सुना रही हूँ, बने वो गा करके ही है, तरन्नुम में ही बनती है गजल। और जब आपका सुर ठीक से बंधते हैं और गीत सही से बंधता है, तो आपकी गजल भी सही तरीके से उतर जाती है पृष्ठ पर, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसकी बहर में लाने के लिए। तो ये दोनों चीजें एक तरीके से तरन्नुम से लय से जुड़ी होती हैं, गीत और गजल। जबकि जो आपका जो नई कविता है उसमें लय की जरूरत नहीं है, उसमें आप संवेदनाओं को सीधे जस का तस रख देते हैं। उसके अंदर आप कुछ छंद नहीं मिलाते, उसके अंदर आप कुछ मात्राएं नहीं मिला रहे होते हैं, वर्ण नहीं मिला रहे होते हैं, आप कुछ भी बहर नहीं मिला रहे होते हैं, उसको जस का तस सपाट आप रख देते हैं। और इसीलिए जो नई कविता है वो लिखने में आपको बहुत कुछ भी समय नहीं लगाना पड़ता, अगर आपके भाव अच्छे हैं और अगर अगर काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किए हैं और प्रवाह में है, तो वो कविता भी बहुत अच्छी तरीके से उतरती है। और एक कविता सुनाना चाहूंगी मैं आपको, जो कि बहुत मेरे दिल के करीब है, वो कविता मैं सुनाइए। सुनाएंगी। इस बीच में निवेदिता जी, रमेश चंद्र जी, शुक्ल जी कानपुर से जी, हमारे साथ जुड़ गए, और उषा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका ये कार्यक्रम जी, देख रही बहुत हैं। बहुत स्वागत। उनका उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी, आप कौन सी कविता आप सुनाना चाह रही हैं? तो ईश्वर है इस कविता का नाम, जग सृष्टा। और ये कविता को भी नराकाश से प्रथम पुरस्कार मिला था। और ये कविता आप देखिए कैसे लिखी है। तो ईश्वर को संबोधन किया है, ये मेरे हिस्से के नूर में है ये कविता। ईश्वर, ईश्वर को संबोधन है। ईश्वर, दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर, जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो। एक पृष्ठभूमि है इस कविता की, मैं बता देती हूँ। तो हम जब ऑफिस जाते थे, हम पश्चिम विहार से कॉनॉट प्लेस तक ऑफिस जाते थे, तो एक हमारे यहाँ एक चर्च है गोल डाक खाने के पास, जो लोग दिल्ली के उनको पता है। तो वहां पे रोज कोटेशन चेंज होती थी। तो मैं हमेशा, मेरी आदत थी उस कोटेशन को पढ़ने की। तो उस दिन मैं जब ऑफिस जा रही थी, तो उसमें एक कोटेशन लिखा था कि एवरी सनसेट इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड। और वो जो पंक्ति थी वो मेरे दिमाग में घूमती रही, और ये कविता बिल्कुल ऑफिस में जाकर के निकल गई पूरी एक ही एकदम से। तो ईश्वर, दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर, जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो और कर्मों का लेखा जोखा करने अपनी कलम उठाते हो, तब क्या किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं रह जाती? नहीं पड़ जाते हो दुविधा में देखकर उस मनुष्य को जो पिस जाता है परिस्थितियों और कर्तव्यों के दो पाटों में, जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल?
जिसको क्या बात। सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को, जो चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करिए, या हम्म। नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को, जिसकी कोपलें फूटी भी और छिलने भी लगी, जिसकी आस्था जन्मी ही नहीं और मरने भी लगी? या असमंजस में नहीं पड़ जाते हो देखकर उस निरीह प्राणी को, जो मारती है अपनी आत्मा को पल पल, जिसको अपने अस्तित्व की अनुभूति नहीं होती? क्या भावनाओं को मारने का पाप वो नहीं ढोती? तो फिर कैसे कर पाते हो निर्णय, कैसे कर पाते हो लेखा पाप पुण्य का? मनुष्य के किन गुणों को करते हो जमा, किन दोषों को करते हो नामे? क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को हाथों में कलम थामे? इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों को पोंछ देते हो चुपचाप रात्रि की स्याह कालिमा से, और उस कालिमा पर गिरे तुम्हारे अश्रु बिंदु रात भर जगमगाते हैं नक्षत्र बनकर। आह ईश्वर, तुम भी असहाय हो कितने, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते सृष्टि की समीक्षा, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते सृष्टि की समीक्षा। क्या बहुत बात है, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बहुत देखिए, धन्यवाद। कविता भी अपने आप में बहुत सुंदर, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी, और जो कमेंट्स आए, वाह क्या कहने। मैं अब मेरा मैं रुक नहीं पाऊंगा। निमिता सिंह जी लिख रही है वाह, और सुरेंद्र नाथ मिश्र जी लिख रहे वाह बहुत सुंदर कविता से आपने आयु के अनुसार हो तो कविता के अति सुंदर दृष्टिकोण आपने सामने रखा है। प्रतिभा जैन जी लिख रही हैं बहुत समर्थ कविता है। सतीश धर बहुत सुंदर कविता। सरोजी कौशिक जी बहुत मार्मिक कविता निवेदिता। आलोक शुक्ल जी बहुत ही भावपूर्ण और अर्थपूर्ण कविता है, रचना है। अरुण कुमार पासवान जी बहुत सुंदर। उषा कौल जी लिख रही है आस्था मरने लगी, वाह वाह कितना यथार्थ कहा है आपने। और नीलम प्रभा देवगन जी अप्रतिम रचना निवेदिता जी। आशमा कौल हृदय स्पर्शी। पूनम शर्मा बहुत सार्थक कविता। इस तरह से रश्मि संजय जी कितना अच्छा लिखते हैं आप, वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। एक कविता पाठ चल रहा है आपका, कविताएं साथ साथ में बातचीत तुम बीच बीच में करते रहेंगे हम। ये युगान गूंज क्या क्या विशेष कार्यकलाप है आपका, जिसके पीछे आपने अपना कुछ कोई विशेष मिशन है आपका? जी, तो जब योगानुकुंज मीडिया हमने जब शुरू किया तो हमने इसकी शुरुआत 2020 में की थी, कोविड से पहले की थी। तो 2020 में जब मेरे हिस्से के नूर आ गई मेरी किताब, तो मुझे लगा कि कुछ साहित्य के लिए काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2 कार्यक्रम किए थे ऑफलाइन, मंच पे कार्यक्रम किए थे हमारे। तब हमारी अनुगूंज कर तब हमारा गुड़गांव पोएट्री सेशन के नाम से हमने शुरू किया था। हमने सोचा था गुड़गांव में एक छोटा-सा शुरू करेंगे, और उसमें पहले ही कवि जो हमने कवि सम्मेलन कराया था उसमें 15 से 20 कवि जुड़ गए थे हमारे साथ, कवि कवित्रियां। और उसके बाद दूसरा भी हमने कराया, और उसके बाद कोविड शुरू हो गया। फिर हमने जो जूम ऐप से जो सबसे पहली काव्य गोष्ठी पूरे हिंदुस्तान में हुई 23 मार्च को, जिस दिन हमारा कर्फ्यू था, पब्लिक कर्फ्यू, उस दिन सबसे पहली काव्य गोष्ठी ऑनलाइन में हमारी संस्था ने कराई थी अनुगुंज के। और उसके अमर उजाला और सारे राष्ट्रीय न्यूज समाचार पत्रों में भी आया था कि देखो जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो देखो साहित्यिक संस्थाओं ने भी इस तरीके से शुरू कर दिया अपने, मतलब इन्होंने रोका नहीं अपना काम। तो वहां से शुरुआत करते करते फिर तो ऑनलाइन कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई 2020 से। मेन जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो साहित्यकारों को जो जो अच्छा लिख रहे हैं उनकी रचनाओं को सबके सामने लाना। और सबसे दुखद बात हमारे हिंदुस्तान में या हमारे दुनिया में ये कह लीजिए कि जिनका नाम होता है और जिनकी एक प्रतिष्ठाएं होती हैं और जिनकी जान पहचान होती है, वो लोग तो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जिनका नाम, जिनकी जान पहचान और जिनकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं होती, वो लोग उस दौड़ में कहीं पर पीछे रह जाते हैं और उनकी जो लिखा हुआ भी किसी के सामने नहीं आ पाता। तो इस दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगा कि जो लोग बिल्कुल लिखना भी शुरू कर रहे हैं, तो कुछ नहीं तो वो अपनी अभिव्यक्तियां तो अभिव्यक्त कर ही रहे हैं। कहीं पर हमारे यहाँ पर विधाओं के जो ज्ञानी हैं, वो जो अभिव्यक्तियों को भी दबाने की पूरी चेष्टा रहती है उनकी कि तुम तो विधा में नहीं लिख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है नई कविता भी एक विधा है, अज्ञे साहब ने भी इसमें लिखा है
और हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा, अनामिका जी जिनको अभी साहित्य पुरस्कार मिला, उन्होंने भी सारी नई कविताएं लिखी हैं। तो ये भी एक विधा है, तो हम किसी की अभिव्यक्ति को क्यों रोकें? तो सबसे बड़ी बात ये आई। और दूसरा, फिर जब देखा कि जितने पटल हैं सारे के सारे हिंदी को, हम लोग ठीक है हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी भाषा को, लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों को हमने शिक्षा अंग्रेजी में दी है, हमने खुद दी है। मेट्रो में 80% बच्चे अंग्रेजी में शिक्षा लेते हैं, और जब अंग्रेजी में हम उनको शिक्षा दे रहे हैं तो वो जो सोचते हैं वो भी अंग्रेजी में सोचते हैं, जो वो लिखते हैं वो भी अंग्रेजी में लिखते हैं। तो हम सिर्फ एक भाषा की दीवार खड़ी करके उनकी अभिव्यक्ति को रोक देते हैं वहीं पर। हम कहते हैं नहीं तुम हिंदी में लिखो, तब हम तुमको मंच देंगे, तब हम तुमको मौका देंगे। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है भाषा की दीवार अभिव्यक्ति के सामने नहीं खड़ी करनी चाहिए, वो अलग बात है। हिंदी का प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए, हिंदी हमारी भाषा है, राजभाषा है, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाषा की दीवार खड़ी करके अभिव्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। और जब ये चीज दिमाग में आई तो हमने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो कि 3 मुख्य भाषा हमारे हमारे भारत का एक स्थापित भाषाएं हैं, उनको लेकर के उनके प्रचार प्रसार में हम लोगों ने शुरू किया। तो हमने पोइट्री सेशंस इंग्लिश में भी कराते थे, मुशायरा कराते थे, कराते हैं अभी भी, और कवि गोष्ठियां कराते हैं, और धीरे धीरे हम लोग, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे जो कवियों में, आपको पता ही है कि हम लोग ने डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को भी बुलाया, सुरेंद्र शर्मा जी को भी बुलाया। केवल इतने बड़े बड़े कवियों को ही नहीं बुलाया, हम लोगों ने जो नॉर्मल लोग कविताएं लिख रहे हैं, हम लोगों ने उनको भी बुलाया जो इस विचारधारा में है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे साक्षात्कार लिए और काफी तरह तरह के कार्यक्रम भी कराए, केवल साहित्यिक साक्षात्कार नहीं कराया। हमने एक रिश्तों की गूंज, युगानुगूंज के साथ ये कार्यक्रम कराया। तो उसमें हम लोगों ने, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि रिश्ते खत्म हो रहे हैं हमारे मतलब पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, रिश्तों की प्रगाढ़ता खत्म हो रही है, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को का सहारा बन करके एक दूसरे की ही, दोनों को की प्रगति कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। तो उनको लेकर के हम लोगों ने ऐसे रिश्ते चुने हमारे समाज से, उनको ला करके उनसे बातचीत करी और उनके बारे में हमने कार्यक्रम कराए। और इसके अलावा हम लोगों ने शहर शहर युगानुगूंज की गूंज भी कराया, तो विभिन्न शहरों के कवित्रियों को बुला बुला के उनके भी कार्यक्रम कराए। आजकल हमारा एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि हर रविवार को शाम को 7 बजे होता है, चल अकेला के नाम से। इसके 6 एपिसोड हो चुके हैं, और इसकी खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जीवन में आशा छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन इसी का एक नाम है, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो हम ऐसे जीवन चुन चुन करके ला रहे हैं समाज से, जिन्होंने इस जीवन में बहुत कुछ झेला है, बहुत संघर्ष किए हैं, और जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जिया है, और जिंदगी का पूरा सामना किया है, और वो किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे लोगों को हम चुन चुन करके उस समाज के ला रहे हैं इस कार्यक्रम में, ताकि इस कार्यक्रम से एक आशा का संचार सब में हो सके। और आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके ज्ञान में है, आपके संपर्क में है, तो कृपया करके जरूर बताइए, हम उनको चल अकेला में लाने की पूरी हम लोग लाएंगे उनको चल अकेला। बहुत मतलब जो सोशल मीडिया की अपनी ताकत है उसका भरपूर उपयोग किया आपने, और उसका सही मायने में आपने उसका उपयोग करके उस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक और हमारे मित्रों तक पहुंचा दिया। बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी ये। अब इस बीच में मैं बताना चाहूँगा कि अशोक कुमार सराफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, कश्मीरी में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, यानी संबंधों की मृत्यु हो रही है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है आज के जीवन में, क्योंकि एक ही घर में हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक ये नहीं जानते कि उसका नाम क्या है, हमारा पड़ोसी कौन है, हमारे दूसरे वाले पास वाले कमरे में कौन रहता है, उसको जानने पहचाने में बहुत समय लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। पूनम शर्मा जी लगातार जुड़ी है, रश्मि संजय जी भी बहुत बढ़िया, उषा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ी है, आशमा कौल। तो लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी।
अब आप क्या सुनाना चाहेंगी आप? जी, एक कविता सुनाती हूँ मैं आपको, और उसके पीछे एक कहानी भी है छोटी-सी, वो भी सुनाती हूँ। जी, तो हमारे जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से जो कार्यक्रम होते थे, जी, जी। तो उसमें हमारा वो तो होते ही थे, उसमें तो हम जाते ही थे, लेकिन इसके अलावा जो हिंदी दिवस के कार्यक्रम होते थे, भारतीय जीवन बीमा निगम एक बड़ा निगम था, तो बड़ी तरीके से कार्यक्रम कराता था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जब हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनको बुलाया गया था उस कार्यक्रम में, और उसमें अशोक चक्रधर जी भी आए थे। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले भी एक स्टोरी है कि हमारे जो विभाग में जो हमारे जो भारतीय जीवन बीमा निगम में जो प्रतियोगिता एक होती थी, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, और उसमें जो प्रथम पुरस्कार जिसको मिलता था, उसमें जो मुख्य कार्यक्रम होता था, उसमें उस प्रथम पुरस्कार वाले को अवसर दिया जाता था कविता काव्य पाठ करने का अतिथियों के सामने। क्या हुआ, बाई चांस जिस समय अशोक चक्रधर जी को जिस वर्ष आए, और जिस वर्ष लालकृष्ण आडवाणी जी आए, तो उस वर्ष जो हमारे निर्णायक मंडल थे, उनके बीच में आ, इसको चुनाव को लेकर के कहासुनी हो गई। तो जो मुख्य निर्णायक थी, जो सबसे बड़ी निर्णायक थी, उन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया था, और बाकी दो निर्णायक जो थे वो उनसे सहमत नहीं थे। तो क्योंकि उस प्रतियोगिता में केवल मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि जो विशिष्ट अतिथि आए उसमें तीनों का काव्य पाठ हुआ, और हम चाहते हैं कि विशिष्ट अतिथि क्या उसके अंदर बोलेंगे, हम ये सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, तीनों का काव्य पाठ हुआ, और जब तीनों का काव्य पाठ के बाद अशोक चक्रधर जी आए माइक पर, तो उन्होंने बोला कि ये जो निवेदिता चक्रवर्ती, कहते सबसे पहले जिस निर्णायक मंडल ने निवेदिता चक्रवर्ती को प्रथम पुरस्कार दिया, मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ कि उनका चयन कितना अच्छा है, और उनको कितना मतलब उनको कितनी समझ है कविता की। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है, अशोक चक्रधर जी तो याद कर लेते हैं सारी चीजें, उन्होंने मेरी कविता के पैराग्राफ्स याद कर लिए थे, और उन्होंने एक एक पैरा वहां पे खुद से बोला, और बोला कि देखो इसने कितना अच्छी तरीके से बोलने की कोशिश करी उसको। तो वो कविता मैं सुनाना चाह रही थी आप लोगों को। वास्तविक पराजय नाम है उस कविता का। क्या बात है। जी, तो वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। जी, अपने दोनों हाथों को फैलाए निरंतर हाहाकार करते हुए, आकंठ स्वार्थ में डूबकर हम क्या पाना चाहते हैं? चंद सुविधाएं। क्या पूर्ण करना चाहते हैं? चंद लालसाएं। अपने दोनों हाथों को उठाए निरंतर हाहाकार करते हुए, आकंठ स्वार्थ में डूबकर हम क्या पाना चाहते हैं? चंद सुविधाएं। क्या पूर्ण करना चाहते हैं? चंद लालसाएं। हम अपने चारों ओर बो रहे हैं नैतिक मूल्यों की शाश्वत मृत्यु, उपजा रहे हैं अपने आसपास एक कातर परिवेश, अपनी जड़ों को स्वयं अपने हाथों काट रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं उदाहरणों से भरा इतिहास, और मना रहे हैं उल्लास अपनी अपनी व्यक्तिगत विजयों का। अपनी जड़ों को स्वयं अपने हाथों काट रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं उदाहरणों से भरा इतिहास, और मना रहे हैं उल्लास अपनी अपनी व्यक्तिगत विजयों का। हाँ, आएगा वो दिन जब हमारी फटी हुई झोली से गिर जाएंगे समस्त आदर्श, संस्कृतियां और मर्यादाएं। आएगा वो दिन जब हमारी फटी हुई झोली से गिर जाएंगे समस्त आदर्श, संस्कृतियां और मर्यादाएं, और हम धृतराष्ट्र की भांति अपने अपने पदों में आसीन सुन रहे होंगे किसी संजय से अपनी वास्तविक हार का बखान, और हम अपने अपने क्या बात पदों है, में बहुत आसीन बहुत सुन सुंदर। रहे होंगे किसी संजय से अपनी वास्तविक हार का बखान। तब होगा हमें भान कि आसनों की पकड़ से अच्छा है अपनी जड़ों को थामे रखना। तब वाह होगा वाह। हमें भान कि आसनों की पकड़ से अच्छा है अपनी जड़ों को थामे रखना। नितांत स्वार्थ की सीखचों में कैद होने से अच्छा है स्वयं को कुछ मर्यादाओं में बांधे रखना। ढोंग और नकल की गर्त से निकलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीना। मिथ्या का ठंडा गरल गटकने से अच्छा है उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। मिथ्या का ठंडा गरल गटकने से अच्छा है उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। इसकी जो अंतिम पंक्ति है वो अमृता प्रीतम जी का एक विचार था, उन्होंने कहीं पर लिखा था कि अगर सत्य इतना गर्म है जिसको तुम नहीं पी सकते हो, तो उसको
फूक फूक करके पी जाओ, लेकिन सत्य को पीना चाहिए। क्या जी। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बाद में कमेंट्स देख लीजिएगा, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। संतोष रैना जी। जी लिख रही हैं, अद्भुत, उत्कृष्ट, सराहनीय प्रस्तुतिकरण। और निमी रैना जी, यू आर ग्रेट मैम। और सूक्ष्म विश्लेषण। और साथ में वाजपेयी जी का भी कमेंट आया है, उन्होंने लिखा धारदार कविता। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, बाद में आप निवेदिता जी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और समय निकाल कर कमेंट्स को अपनी टिप्पणी वापस जवाब दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। जरूर। और अब एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप आकाशवाणी से कैसी कहाँ कहाँ जुड़ी रही हैं? क्योंकि मेरा तो अपना इंटरेस्ट है ना, मैं तो चूंकि आकाशवाणी में था, इसलिए उसके बारे में जानना चाहूंगा, किस किस जी। केंद्र के साथ आप जुड़ी रही? जी, आकाशवाणी नजीबाबाद में हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम दिए। अच्छा, उस समय हम लोग क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमको पारितोषिक भी मिल जाता था, तो हम बड़े खुश होते थे। अच्छा क्योंकि अच्छा। अच्छा, हमारा हरिद्वार जो क्षेत्र था, तो वो नजीबाबाद के अंतर्गत ही आता था। और हम लोग बस से चले जाते थे अपना। मेरा बड़ा भाई भी लिखता है अभी भी, तो वो भी अच्छे लेख लिख लेता है, तो वो भी क्या जाता नाम, था। उनका नाम क्या है? नवीन नवीन कुमार घोषाल। उसने जी जी। काफी राष्ट्रीय सहारा में, अमर उजाला में काम किया है उसने। तो वो भी चले जाते थे, हम दोनों भी चले जाते थे, और हमारे और भी जो साथी थे जो लिखते थे। तो मैंने कहा ना, पूरा हम लोग साहित्यिक परिवेश में पले बढ़े हैं, तो हमारे जो मित्र होते थे वो भी साहित्यिक थे बहुत, तो हमारा साहित्य से जुड़ाव बहुत बचपन से ही रहा। तो नजीबाबाद में हमने काफी कार्यक्रम दिए हैं, और उसके बाद हमने दिल्ली में मेरे 2 कार्यक्रम हुए हैं। एक तो कोई एक विचार विमर्श का कोई एक कार्यक्रम था, और एक मेरा साक्षात्कार हुआ था 2020 में। एक साक्षात्कार लिया था वो, जिसमें बीच में गाने भी चलते हैं। तो मेरे मनपसंद के गाने भी चला रहे थे, और तब मेरी किताब मेरे हिस्से की नूर आने वाली थी। तो उन्होंने मेरी किताब के बारे में भी जिक्र किया था, और उसके बारे में भी बातें की थी। जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने एक काव्य संग्रह आपका है, मेरे हिस्से का नूर, फिर दूरवा कहा कथा संग्रह है। अब वर्तमान में अब आपकी क्या पुस्तक की योजना चल रही है? अब क्या लिख रही हैं आप, जिसको आप संकलित करके प्रकाशित करेंगे? मेरा एक तो मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया है, तो एक काफी था दिमाग में कुछ प्लॉट, तो उस पर लिखना शुरू किया। और इसके अलावा एक मैं काम कर रही हूँ। मैं वैसे कहते हैं ना कि जब भी तुम कुछ काम करो ना, तो उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर एक सेल्फ प्रेशर पड़ जाता है उस काम को करने का। इसलिए मुझे पब्लिकली डिक्लेयर करना बड़ा जरूरी है। तो तो कहीं पे ये रियलाइज हुआ कि हम धर्म की बहुत बातें करते हैं, और धर्म को लेकर के बहुत लड़ते झगड़ते भी हैं। तेरा धर्म छोटा, मेरा धर्म बड़ा, लेकिन धर्म के बारे में जानते नहीं है। हम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेद या उपनिषद पढ़े हैं? किसी ने नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। हो सकता है कुछ ने पढ़ा हो। हम लोगों ने गीता पढ़ी है। तो मुझे सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि क्या ये वेद और उपनिषद क्या आज भी उपलब्ध हैं? तो मैंने अमेज़न में ढूँढा, तो मिल गया मुझे। वेद और उपनिषद मैंने मँगाए हैं। उन पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैंने हाल-फिलहाल में एक आदि शंकराचार्य जी के ऊपर एक उपन्यास है, वो पढ़ कर के खत्म किया। और मुझे कहीं पे खुद भी एक अंदर से ग्लानि का भाव आया कि हम हिंदू धर्म से कहते हैं जुड़े हैं, पर हमने पढ़ा नहीं सारी ज़िंदगी, तो क्यों ना पढ़ा जाए। तो अभी वेद और उपनिषद की पढ़ाई शुरू करी है। पढ़ाई क्या, ऋग्वेद बहुत इतना मोटा है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये ऋग्वेद है। क्या बात ये है, क्या इतनी बात। मोटी किताब है। तो पता नहीं कब तक पढ़ूंगी। तो मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि सब लोगों के पास तो इतना वक्त है नहीं, तो अगर मैं कुछ काम हिंदू धर्म के लिए कर पाऊं, और इन वेदों में से अगर कुछ ऐसा है जो कि मेरे को समझ में आ रहा है और मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, तो उनको फिर मैं अपने शब्दों में कैसे भी, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो किसी किताब के माध्यम से, मैं वो जरूर शेयर करती रहूंगी बीच बीच में। तो ये एक काम साथ में सोचा है, साहित्य के साथ काम करने के साथ एक ये काम करने का सोचा है जीवन में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, जीवन में आप इस तरह का कार्य करती हैं, एक तो मन का संतोष होता है, साथ में जो सामाजिक और बाकी जो
जो औपचारिकताएं होती हैं वे भी पूरी हो जाती हैं, उनको भी पूरा करने में, और जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी पूरा करने में आपको कम से कम संतोष तो होता है कि आपने बहुत अच्छी दिशा में कार्य किया है, जो जीवन में सार्थकता प्रदान करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वयं मन से और मस्तिष्क से बहुत संतुष्ट रहें कि आपने बहुत सही दिशा में कार्य किया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं आपको आपकी कविताओं की ओर ले चलता हूँ। आप एक दो कविताएं और सुनाएं। जी जरूर। एक कविता में एक कविता से ज्यादा ये एक संदेश है उन सब पिताओं के लिए जिनकी कन्याएं हैं। हालांकि अब तो जमाना बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पिता हैं जो कि ये सोचते हैं कि बेटियों की शादी कर दो और हमारा धर्म पूरा हो गया। तो उन सब के लिए एक संदेश है। तो हमारे यहाँ एक कन्यादान करके जो एक शब्द है वो थोड़ा सा दुखद शब्द है। इसके ऊपर एक कविता लिखी। अगले जन्म जब पिता बनना, मेरी एक विनती तुम ये सुनना, न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। तो दीपदान जितने लोगों को पता है दीपदान कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं हरिद्वार की हूँ, गंगा के पास की हूँ, तो मैं बता देती हूँ। तो एक पत्तल के अंदर दीपक को रखते हैं और उस दीपक के साथ फूल वगैरह रखते हैं और उसको दान कर देते हैं लहरों को। और वो जब आगे आगे बहती है तो वो बीच में कहीं पे भी डूब जाता है वो लहरों के बीच में। तो सुने। अगले जन्म जब पिता बनना, मेरी एक विनती तुम ये सुनना, न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। तुम दान देकर तट छोड़ जाते हो, कर्तव्य पूर्ण कर मुख मोड़ जाते हो। उथल पुथल लहरों के बीच कहीं पर दीप का जीवन तुम जोड़ जाते हो। तुम दान देकर तट छोड़ जाते हो, कर्तव्य पूर्ण कर मुख मोड़ जाते हो। उथल पुथल लहरों के बीच कहीं पर दीप का जीवन तुम जोड़ जाते हो। सुरक्षित हाथों में धर कर ज्योति फिर तुम बाबा प्रस्थान करना, न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। जी जी, बहुत धन्यवाद। ज्योति स्वयं बुझे तो उसकी नियति है, संघर्षों में श्वासों की क्या गति है। ज्योति स्वयं बुझे तो उसकी नियति है, संघर्षों में श्वासों की क्या गति है। प्रवाह के लिए ऊर्जा भी नहीं, पूर्ण विराम के पहले मिली यति है। प्रवाह के लिए ऊर्जा भी नहीं, पूर्ण विराम के पहले मिली यति है। सुरक्षा तुम्हारी छांव है उसकी, बाबा तुम परित्राण करना। सुरक्षा तुम्हारी छांव है उसकी, बाबा तुम परित्राण करना। न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। बहुत बढ़िया। जी बहुत धन्यवाद। लहर लहर कहीं साहस टूटता था, स्वयं पर आत्मा का वश छूटता था। लहर लहर कहीं साहस टूटता था, स्वयं पर आत्मा का वश छूटता था। विवश माली था जो बाघ छोड़ गया, उस पर मन का अभिमान रूठता था। उस पर मन का अभिमान रूठता था। भावनाओं का मान रखना, भले समाज का सम्मान करना। न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। और अंतिम है इसका बंद कि जड़ें फैली हैं उसकी शिराओं तक, जड़ें फैली हैं उसकी शिराओं तक, सिहरन दी है उसने धाराओं तक। संस्कारों से चिन्हित दिशाओं ने भी तोड़े कई प्रतिबंध काराओं तक। संस्कारों से चिन्हित दिशाओं ने भी तोड़े कई प्रतिबंध काराओं तक। उस दिशाहारा दीप की जय पताका पर तुम अभिमान करना। उस दिशाहारा दीप की जय पताका पर तुम अभिमान करना। न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। न गंगा में दीप दान करना, न बाबा तुम कन्या दान करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उसमें समय नहीं निकाल। प्रियंवदा पांडे जी लिख रहे हैं कि निवेदिता मैम बेहतरीन कविता, कन्यादान के लिए हार्दिक बधाई आपको। दिलीप कुमार जी भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। रश्मि संजय जी वाह 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 वाह, बहुत बार लिखा है, बहुत सारी। और अन्नदा जी बहुत भाव प्रवण, क्या बात है, क्या बात है। अमेरिका से जुड़ी है आपके लिए। और नीलम प्रभा देवगन जी भी जुड़ी हुई है। संतोष रैना जी भी लगातार जुड़ी हुई है, आपका कार्यक्रम
सुन रही हैं। तो आप मैं अब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। एक होता ना मन की संतुष्टि होती है कोई कविता लिखकर या कहानी लिखकर, तो आपको दोनों में क्या कौन सा आसान तो नहीं कहूंगा, देखिए कोई रचना लिखना आसान नहीं होता है। कविता या कहानी आसान नहीं है, रचना लिखना तो अपने आप में बहुत ही एक कठिन कार्य है। और जब तक कि आप स्वयं एक लेखक के नाते, एक रचनाकार के नाते, जब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि मैंने लिखा है लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ या लिखना चाहता हूँ वो बात नहीं काट देते हैं, फिर से लिख लेते हैं। तो आपको दोनों में कौन सा मैं फिर वही कहूंगा किसमें सुविधा लगती है, कहानी में या कविता में? कविता और कहानी में थोड़ा सा फर्क भी है कि दोनों ही वैसे तो संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, कविता और कहानी। और कविता में जो मेरे साथ होता है वो अधिकतर मेरी संवेदनाएं या आसपास कुछ भी संवेदनाएं होती हैं उससे। कहानी जो है वो कल्पित पात्र आप बनाते हैं कहानी में, तो उन पात्रों पात्रों की आपको गढ़ते हैं आप। और आपको नहीं पता कि ऐसा पात्र इस पूरी दुनिया में है भी कि नहीं है, तो आप एक कल्पनाओं से उस कहानी को लिखते हैं। और जब वो कहानी पूरी हो जाती है तो कई बार जैसे मेरी कुछ कहानियों में मुझे ऐसा लगा, जैसे मुखौटा हुआ, दूर हुआ, आराध्या का इंतजार है मेरी जो कहानी है, और एक मिश्रा जी का आशियाना, मतलब कुछ कहानियों में तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही होता होगा। जैसे मिश्रा जी का आशियाना जो मेरी कहानी है वो एक वृद्ध वृद्ध इंसान के ऊपर है जो कि एक ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। तो एक ओल्ड एज होम में हमको सबको पता है कि ओल्ड एज होम में इंसान कैसे रहता है। तो आजकल कहते हैं हमारे साथ के साथ ही भी बात करते हैं, अरे बैंगलोर में तो इतने बढ़िया बढ़िया मकान बन गए हैं, ओल्ड एज वो ओल्ड एज होम जैसे नहीं है, वो एक सोसाइटी है, उसमें सारा खाने वाने का जिम भी है, ये भी है वो। तो एक सोचा कि अच्छा वहां पे अगर एक फ्लैट में एक वृद्ध इंसान रह रहा होगा तो उसका जीवन कैसा होगा। तो वो एक कल्पना करी, और जब वो कहानी गढ़ी गई और जब बिल्कुल क्लोजली मैं बिल्कुल उसके बिल्कुल पास पहुंच गई उस पात्र के, और फिर मैंने जब देखा कि हाँ वो ऐसे ही जीता होगा, और जब वो कहानी पूरी हुई तो लगा कि हाँ कि मैं जी गई उस पात्र को। तो कहानियों में आप जी जाते हैं उस पात्र को। तो कविता लिखने की एक अलग खुशी है और कहानी लिखने की अलग खुशी। हम ये नहीं कह सकते कि किस चीज को करके ज्यादा, मुझे लगता है रचना गढ़ करके ही संतुष्टि मिल जाती है, चाहे आप कविता लिखे चाहे कहानी लिखे। रचना अगर सार्थक तरीके से गढ़ गई, और सबसे ज्यादा संतुष्टि तो तब होती है जब पाठक या श्रोता के हृदय तक पहुंच गई वो रचना, तो वो क्या आपकी रचना की यात्रा पूरी हो जाती है। लोग कहते हैं साहित्यिक यात्रा, मेरे हिसाब से तो साहित्यिक यात्रा करके कुछ नहीं होता, रचनाओं की यात्रा होती है। तो क्या अगर बात है! रचना आपके पाठक या श्रोता तक उतनी ही हृदय को स्पर्श कर गई जितनी शिद्दत से आपने लिखी, तो आपकी रचना की यात्रा पूरी हो जाती है। और ऐसे बहुत ही बढ़िया। सारी रचनाओं की यात्रा मिला के आपकी साहित्यिक यात्रा हो वही जाती ना, जैसे पुत्र हो या पुत्री दोनों प्रिय होते हैं, तो है। जी किसको कहें ये ज्यादा प्रिय है ये ज्यादा कम प्रिय, बहुत बिल्कुल। बहुत है। अब देखिए देखते देखते इतना समय निकल गया, अब हम कार्यक्रम की जी समापन पर हैं। और अंत जी में आप एक कविता जो आपके मन की कविता है उसके साथ ही फिर हम आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। जी। जी। तो जाते जाते मैं एक आशा आशा गीत सुनाना चाहती हूँ, नवगीत है। अरे वाह, आपका स्वागत है। जी। ये इनफैक्ट मैं जब ये पिछले साल अपने जन्मदिन के दिन लिखी थी मैंने कविता, तो क्या बात! अपने आप को ही संदेश दे रही थी कि चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी, न सोच किसने नैनों के सपनों को छला था, मन का मंदिर भी कितना धू धू जला था, उड़ के वाह! तेरे इन पंखों की उड़ान है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी। न सोच किसने नैनों के सपनों को छला था, मन का मंदिर भी तो कितना धू धू जला था, उड़ के तेरे इन पंखों की उड़ान है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी। और अद्भुत मंथन हुआ था, विष ही विष निकला था, सागर का धैर्य जल आकाश तक उछला था। अद्भुत मंथन हुआ था, विष ही विष निकला था, सागर का धैर्य जल आकाश तक उछला था, रुक के तेरे भाग में अमृत पान है बाकी, रुक के तेरे भाग में अमृत पान है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी।
और छिले घुटने संघर्षों की कथा सुनाते हैं, गिरती हुई दीवारों की व्यथा गिनाते हैं। छिले घुटने संघर्षों की कथा सुनाते हैं, गिरती हुई दीवारों की व्यथा गिनाते हैं। उठ तेरे भविष्य का अभी उत्थान है बाकी, उठ तेरे भविष्य का अभी उत्थान है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी। और अंतिम बंद है कि ऊर्जा के नक्शिक माप लिए हैं श्वासों ने, ऊर्जा के नक्शिक माप लिए हैं श्वासों ने, लक्ष्य के पदचिन्ह भाप लिए हैं प्रयासों ने, लक्ष्य के पदचिन्ह भाप लिए हैं प्रयासों ने। तिनका तिनका तू जल जब तक प्राण है बाकी, तिनका तिनका तू जल जब तक प्राण है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी, चल के तेरे पैरों में अभी जान है बाकी। तिनका तिनका तू जल जब तक प्राण है बाकी जान है प्राण है। बाकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना थी निवेदिता जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप ने अपनी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में अपनी कविताएं, गजलें, गीत सुनाए, बहुत बढ़िया रहा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ऐसे कार्यक्रमों की सफलता वही होती है जब हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत ही सक्रियता के साथ जुड़ते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी टिप्पणियां देते हैं, अपने विचार बना देते हैं, बता देते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं, जो हमारे लिए एक प्रोत्साहन का आधार बनते हैं। बहुत बढ़िया। पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी लगातार कह रहे हैं कि सार्थक सत्र रहा और एक पूरा सत्र निवेदिता जी की कविताओं पर केंद्रित हो जाए तो क्या बात है, आगे देख लेंगे, फिर बढ़िया रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि बीच बीच में बातचीत भी होती रही, कविताएं भी होती रही, इस तरह से एक मिश्रित स्वरूप रहे कार्यक्रम का। बहुत बढ़िया। तो जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे उनके लिए 2 शब्द कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल। सिर्फ ये मैं तो खैर सब लोग अपने मैं ये मानती हूँ कि सबके जीवन की अपनी अपनी यात्रा होती है, सबके जीवन के अपने अपने उतार चढ़ाव होते हैं। बस एक ये बात जो कि मैंने अपने जीवन से सीखी है कि कभी भी प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। और जैसे कि कहते हैं ना कि हम सब नदियां हैं, तो नदी नदी बनना नहीं रुकना चाहिए। और जब तक समंदर में मिलेंगे तब तक कम से कम अपना प्रवाह, अपनी गति, अपनी लय विद्यमान रहनी चाहिए हमारे अंदर। बस यही बात है। जी। क्या बात है। और मित्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो जुड़ गए हमारे बीच में? जी, उनको तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना समय निकाल कर के, क्योंकि आज के दिन में मेरे को ऐसा लगता है कि समय सबसे मूल्यवान चीज़ है और धन से भी ज़्यादा मूल्यवान मैं समय को मानती हूँ। और आपने इतनी मूल्यवान चीज़ यहाँ पर दी और आपने पूरा 1 घंटे हमारा कार्यक्रम सुना। आपको तो बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग आए और केवल आए, सुना ही नहीं, आप लोगों ने बहुत सुंदर-सुंदर कमेंट्स भी दिए। उपेंद्र नाथ रैना जी ने बताया कि आप लोगों ने कितने अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। मैं जाकर के सबके कमेंट्स पढ़ कर के सबको उत्तर भी दूँगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर निवेदिता चक्रवर्ती जी, आपका भी। आप आ गए हमारे पटल पर और इस मंच पर, आपने कविताएं सुनाए, गीत गजलें सुनाए और साथ में अपनी यात्रा के बारे में भी बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आए, नमस्कार नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर कविता के बहाने में आज की हमारी अतिथि थी सुश्री निवेदिता चक्रवर्ती, सुपरिचित कवयित्री। इसी के साथ अब मुझे आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपसे विदा लेता हूं।